जिस बीमारी का इलाज नहीं था उसका बिल 50 लाख रुपए, 40 लाख 50 लाख बिल। और जब आदमी की डेथ हो जाती थी, पैसे नहीं है, डेड बॉडी को बंधक बना लेते थे। तो मैंने उस समय लड़ाई लड़ी इस बात की। करेक्ट। दिल्ली जैसे शहर में अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं तो करोड़ों रुपए लेने वाले हॉस्पिटल भी डेड बॉडी को घर छोड़ने का इंतजाम नहीं करते। Tell me more about the beginning. How did you start? How did you get into this profession? जब मैंने पहली एम्बुलेंस बनाई तो लोगों को लगा यार ये क्या कंसेप्ट ले आया है कि हम फ्री एम्बुलेंस ले लो दिल्ली में। अब होता क्या था कि मैं किसी फंक्शन में गया हुआ हूँ, एक एम्बुलेंस है, तो मैं फोन अगर करता हूँ उतनी देर में ड्राइवर जाता है तो बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा यार मैं एम्बुलेंस में क्यों ना चलूं। तो मैंने अपनी एम्बुलेंस में सारे इक्विपमेंट अपने रख लिए जो डिजास्टर से संबंधित होते हैं, और मैं एम्बुलेंस में चलने लग गया। पहले पुरानी थी, फिर नवी आ गई, फिर बड़ी आ गई, फिर बड़ी आ गई, कितनी चेंज हो गई। तो बस ईश्वर की कृपा हुई कि वो एक एम्बुलेंस से शुरू करके आज 32 एम्बुलेंस, मुझे बल्कि 2 एम्बुलेंस तो अक्षय कुमार ने भेजी है। अब ये हालत हो चुकी है दिल्ली में कई जगह पे कि पुलिस बाद में पहुंचती है, हम जाके डेड बॉडी उठा के ले जाते। 1995 में जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ कि अपने बच्चे की लाश लेके बैठा हुआ है दिल्ली के निगम बोध घाट पे, और पैसे नहीं है उसके पास, और उन लोगों की जो क्रीमेशन के बाद अध जली लकड़ियां बच जाती हैं, उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, और हम समझते चोरी कर रहा है। कि हमने उस व्यक्ति से पूछा, जब उसने कहा कि मैं गांव से आया हूँ इलाज कराने और पैसे नहीं है, डेथ हो गई बच्चे की, तो वहाँ एक व्यक्ति लाश लेके बैठा और लकड़ी के पैसे नहीं है। वो मेरी शुरुआत थी। मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा कि अगर इंसान शिद्दत के साथ काम करे तो ऊपर वाला देखता है, आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिल को जो खुशी होती है। गुरबानी में लिखा है ना, मन जीते जग जीत, जिसने दिल को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। उस भयानक समय में मैंने जो देखा डेड बॉडी को करीब से, कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप झूठ बोलते हैं, मेहनत करते हैं, चोरी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चे कोविड में उन्होंने लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया। और मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में एक बात बोलता हूँ, कईयों को बुरी भी लगती है, कि माँ बाप को जीते जी सब कुछ अपने आप में अपने बच्चों के नाम में करना चाहिए। This was a very hard-hitting conversation, not just for me, but the viewers are going to feel it as well. During COVID, there were a number of unclaimed bodies in India. And a lot of you also saw this in the phenomenal movie Homebound that came, that showed the plight of people during COVID in India. And this guest was somebody who has done so much seva for the country. He was somebody who cremated and was able to give a proper send-off to more than 4,400 unclaimed bodies during COVID in India. This is somebody who saw how much people suffered during that time, but he had only one mission in mind, that I want to give everybody a proper send-off. Everybody deserves dignified last rites. This is also somebody who's been awarded Padma Shri. This is also someone who has not just worked for the people of Punjab, but also the people of India. He's known by many names. He's known obviously as a COVID warrior. He's known as the ambulance man of Delhi. He's also known as Donor Singh because he has donated blood over 100 times. I'm talking about Mr. Jitendra Singh Shanti. I was very excited to talk to him, and the kind of stories that he's told on this podcast were interesting, would be the wrong word to use, but they were just extremely hard-hitting. They talk about the reality of
the country that we live in and just how much we need to change as a society. It is going to be a hard-hitting conversation, but I'm happy that we did it because every now and then we are faced with a lot of reality checks, and this episode should be a big reality check for all of us. Mr. Shanti, thank you so much for being here with me today. सत श्री अकाल जी. Sat Shri Akal, thank you so much. You've cremated thousands of strangers. What is one story that still haunts you? आपने जो कहा कि 4,400 डेड बॉडी कोविड के समय में, मुझे लगता है वो एक बहुत छोटा पार्ट रहा, क्योंकि मेरा जीवन का जो एक सफ़र था डेड बॉडी का, 1995 में जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ कि अपने बच्चे की लाश लेके बैठा हुआ है दिल्ली के निगमबोध घाट पे, और पैसे नहीं है उसके पास, और उन लोगों की जो क्रीमेशन के बाद अध जली लकड़ियां बच जाती हैं, उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, और हम समझते चोरी कर रहा है. वो मेरे जीवन का बदलाव था कि हमने उस व्यक्ति से पूछा, जब उसने कहा कि मैं गांव से आया हूँ इलाज कराने और पैसे नहीं है, डेथ हो गई बच्चे की. तो मुझे लगा यार, दिल्ली जैसा शहर जहाँ लोग करोड़ों रुपए शादी पे, मकान पे, बच्चे के जन्मदिन पे लगाते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति लाश लेके बैठा और लकड़ी के पैसे नहीं है. वो मेरी शुरुआत थी. वाह. और मैंने एक एक करके 17 क्रिमेशन ग्राउंड दिल्ली में अडॉप्ट किए, बोर्ड लगा दिए, गरीब, असहाय, लावारिस डेड बॉडी कोई भी आएगी उसका संस्कार हम करेंगे. बस वो करते 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 जब कोविड आया, तब तक हम 50,000 क्रॉस कर चुके थे. और सिर्फ फिर डेड बॉडी तक नहीं रुके हम. डेड बॉडी ले जाने का साधन भी नहीं मिलता दिल्ली जैसे शहर में. अब वैसे तो अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, तो करोड़ों रुपए लेने वाले हॉस्पिटल भी डेड बॉडी को घर छोड़ने का इंतजाम नहीं करते हैं. ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये एक डिग्निटी ऑफ द डेड बॉडी जो है, ये उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, जबकि उसका एक हक बनता है डेड बॉडी का भी कि उसको मान सम्मान से उसके घर छोड़ के आए. तो मैंने आज से देखो आप लगभग 31 साल पहले मैंने ये बात दिमाग में आ गई. राइट. और मैंने एक डेड बॉडी वाली गाड़ी बनाई, एक एम्बुलेंस बनाई, और दिल्ली जैसे शहर में वो सेवा शुरू की. वो बात अलग है कि कोविड में मुझे मौका परमात्मा ने ज्यादा दिया. उसका कारण था एक बहुत बड़ा, कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे दिल्ली के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डेड बॉडी उठाने की शव वाहन नहीं था. सबका फोन मुझे आता था. मेरे पास 9 या 10 गाड़ियां थी, अब तो मेरे पास 32 हैं. तो वो ईश्वर ने जो मुझे मौका दिया और एक पहचान बन गई वो, कि किसी को भी डेड बॉडी की ले जानी है, शंटी को फोन करो. इवन देन कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता, मंत्री मुझे फ़ोन करते थे कि शंटी जी एम्बुलेंस भेज दो डेड बॉडी के लिए. और उसमें से कुछ चीज़ें जो निकल के आई, मतलब वो बड़ी अजीब थी कि मैं जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, मतलब जहाँ एक तरफ लोग सेवा कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने उस समय लोगों को लूट खसोट का भी काम किया. उस भयानक समय में मैंने जो देखा डेड बॉडी को करीब से, कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप झूठ बोलते हैं, मेहनत करते हैं, चोरी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चे कोविड में उन्होंने लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया. इवन देन हमें कह देते थे कि आप ले जाइए शंटी जी, हमें डर लगता है. तो मैं हादसे तो बहुत सारे, अगर मेरे को लगता है मैं उन हादसों को अगर रिपीट करता रहूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती है कई बार. राइट. लेकिन एक हादसा मुझे याद है जो कि मैं आज तक नहीं भूलता हूँ, जहाँ मुझे लगा कि यार परमात्मा ने और हमें खास करके गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक ताज दिया है ना, ये कुछ सोच के दिया है. यस. दस्तार कह लो, हमारे लिए ताज ही है एक तरीके से, शोभा है. कि जब मुझे एक मीडिया से फ़ोन आता है कि शंटी जी एक डेड बॉडी द्वारका में 5th या 6th फ्लोर पे पड़ी है, और उनका बेटा कनाडा में है, बहू पास बैठी है, 4-5 दिन से भूखी प्यासी, और कोई भी क्रिमेशन नहीं कर रहा उसका. तो मैंने 2 घंटे का समय मांगा. मैं गया वहाँ पे, बॉडी को सैनिटाइज किया, पैक किया, नीचे लेके आए. जब मैं एम्बुलेंस में रखने लगा उसको, तो वो बहन जी की आंखों में कुछ आंसू छलके. तो मुझे
लगा कि बड़ी बेचारे को पिताजी का जाने का, फादर इन लॉ होता। एक माता जी खड़े थे और उन्होंने कहा बेटा अब क्यों रो रही है, अब सारा इंतजाम तो कर दिया इन्होंने। तो जो बात तो मैं बहन जी ने कही कि मैं माता जी मेरे जो आंसू है ना ये पापा के जाने के नहीं है, वो मेरे सूख चुके हैं आंसू। वो 4 दिन में रो रो के अकेले थक गई हूँ। ये आंसू जज्बात के आंसू है और इस बात के आंसू हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैं 4 दिन से घर पे अकेली लाश के पास हूँ। मैंने कोई ऑफिसर नहीं छोड़ा, कोई नेता नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा जहाँ फ़ोन ना कर सकती हूँ। लेकिन मेरे आंसू इस बात के है कि जहाँ सारी सरकार फेल है कि वहाँ एक सरदार काम आ गया। इतना मुझे परमात्मा पे बहुत ज़्यादा, मुझे परमात्मा पे जिसे कहते हैं कि प्राउड हुआ गुरु गोविंद सिंह साहब पे कि उन्होंने मुझे यार इस लायक बनाया कि आज एक बहन कह रही है कि सरदार काम आ गया। तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन बेसिकली ऐसे मोटे मोटे मैंने जो देखे बहुत खतरनाक समय था। Sir, tell me more about the beginning. If I'm not wrong, you're also known as the ambulance man of Delhi, and you have your own NGO now where you help unclaimed bodies, and this is just a testament to your Sikhi as well, how close you are to your religion. And I think what the Sikh community has done for India is it can never be repaid. Tell me more about the beginning. How did you start? How did you get into this profession? एम्बुलेंस मैन कहना तो लोगों ने इसलिए शुरू कर दिया कि जब मैंने पहली एम्बुलेंस बनाई तो लोगों को लगा यार ये क्या कंसेप्ट ले आया है कि हम फ्री एम्बुलेंस ले लो दिल्ली में। अब होता क्या था कि मैं किसी फंक्शन में गया हुआ हूँ, एक एम्बुलेंस है और इतने में फ़ोन आ जाता था कि शंटी जी फलां जगह आग लग गई है, फलां जगह एक्सीडेंट हो गया, फलां जगह एम्बुलेंस भेज दो। तो मैं फ़ोन अगर करता हूँ उतनी देर में ड्राइवर जाता है तो बहुत लेट हो जाता है। Yes. तो मैंने सोचा यार मैं एम्बुलेंस में क्यों ना चलूँ। तो मैंने अपनी एम्बुलेंस में सारे इक्विपमेंट अपने रख लिए जो डिजास्टर से संबंधित होते हैं और मैं एम्बुलेंस में चलने लग गया। पहले पुरानी थी, फिर नवी आ गई, फिर बड़ी आ गई, फिर बड़ी आ गई, कितनी चेंज हो गई। तो लोगों को लगा कि इस बंदे के अंदर जुनून है। अब ये हालत हो चुकी है दिल्ली में कई जगह पे कि पुलिस बाद में पहुंचती है, हम जाके डेड बॉडी उठा के ले जाते हैं। करेक्ट, वाओ। पेशेंट को ले भी जाते हैं हम। Yeah. क्योंकि हमारे देश में एक छोटी सी दिक्कत है लोगों में कि कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया और बंदा तड़फ रहा है, वहाँ खड़े होकर मोबाइल पे पिक्चर बनानी शुरू कर देते हैं। Yeah, nobody help. इतनी हिम्मत नहीं करते कि आप उसको जाके पहले फर्स्ट एड दिलाओ। Correct. और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि मैंने 100 ऐसे लोग आज तक 32 साल में बचाए हैं जो लोगों ने मृत घोषित कर दिए थे। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। Wow. मैं एक जागरण में गया तो मैं चीफ गेस्ट था वहाँ। ये बात मैं आपको सुना रहा हूँ 2002 की। Okay. मैं तभी एम्बुलेंस में चलता था, मेरे पास टाटा सुमो थी। तो मैं गया तो लाइटें वाइटें बंद थी। मैंने कहा यार क्या हो गया, कुछ जागरण कैंसिल हो गया या कहने लगे नहीं वो जो यहाँ जनरेटर का काम कर रहा था लड़का, बबला नाम था उसका, वो नंगी तार पे उसका पैर आ गया जनरेटर की, उसकी डेथ हो गई है। मैंने कहा बॉडी कहाँ है? तो कहने लगे वो पड़ी नाले के पास। सब दूर दूर खड़े हैं, बत्तियां बंद कर दी, भाग गए जागरण वाले। उन्होंने कहा यार हम फंस जाएंगे सारे। तो मैंने जाती उसकी मैंने पल्स वगैरह चेक करी, तुरंत से मैंने अपनी एम्बुलेंस में रखा, 2 दोस्त बिठाए साथ में। मैंने उसके हाथ पैर मलना शुरू कर दो आप। 5-6 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप क्यों ले आए जी, ये तो पुलिस केस है और ये तो डेड बॉडी है। मैंने कहा जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं डेड बॉडी है जी? Correct. आप अभी चेक करिए मुझे, आप इनका ईसीजी करिए, मुझे चेक कराइए आप। तो डॉक्टर साहब ने जब ईसीजी करी तो ईसीजी चल रही थी, अच्छी वाली, बिल्कुल फिट थी एकदम। तो वो एकदम चौकन्ने हो गए। फिर उन्होंने उनको थोड़ा शॉक वगैरह दिया और वो 10 मिनट के बाद बंदा उठ के बैठ गया। उनके घर वालों का मुझे फ़ोन आ रहे थे बार बार कि शंटी अंकल वो जो पापा की बॉडी ले गए उनका पोस्टमार्टम मत होने देना। मैंने कहा बेटा पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, पापा ठीक है, आपके ले जाओ आके पापा को। मतलब वो आप सोचिए कि उस इंसान को जिसे जीवन मिला, आज भी वो कोई पूछता है वहाँ पे मेरे इलाके में उसको कोई भी ऐसे ही, तो फट से वो कह देता है कि मैं शंटी जी के प्रयास की वजह से जिंदा हूँ। राइट। तो हमने जो एनजीओ बनाई उस समय, उसका नाम रखा शहीद भगत सिंह सेवा दल। करेक्ट।
अब कई लोग पूछते हैं कि आपने शहीद भगत सिंह ही क्यों रखा, तो मेरा यही कहना था कि देखो जैसा नाम होगा वैसे लोग जुड़ेंगे। राइट। आप किसी बुजुर्ग के नाम से रखोगे बुजुर्ग जुड़ेंगे, महिला के नाम से रखोगे महिला जुड़ेंगी, बच्चों के नाम से बच्चे जुड़ेंगे। और नाम ही ऐसा रख दिया हमने, जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और कहा कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। बस यही एक कारण था कि शहीद भगत सिंह जी की प्रेरणा, करेक्ट, हमारा प्रयास। और जैसे मैंने आपको बताया कि भी वो बंदा और जिंदा हो गया। अभी क्या हुआ, पिछले साल की बात है, 2024 की रात को एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है। आग लगी तो मेरे घर से थोड़ा सा लगा लिए 1.5 किलोमीटर, लेकिन धमाका इतना तेज था क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए थे, 25-30 सिलेंडर। नीचे हॉस्पिटल थे, नीचे सिलेंडर थे, ऊपर हॉस्पिटल था। सिलेंडर्स में आग लगनी शुरू हो गई शॉर्ट सर्किट, और ऐसे फट के जा रहे थे जैसे मिसाइल जाती है। वो न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल था, कुछ 4 दिन का, कुछ 6 दिन का। मेरे को वो एरिया का सिनेरियो पता था, मैं वहीं रहता हूँ। तो मैं जब गया तो वो पुलिस खड़ी है और 30-40 फुट की लपटें हैं वहाँ, और अभी भी सिलेंडर फट रहे हैं। मैं अपनी एम्बुलेंस में गया, मेरा बेटा भी था जोत, तो मैंने थोड़ा देखा इधर उधर, मैंने कहा पीछे से चलो, आगे सारी आ गया, पीछे चलते हैं। पीछे से गया, मैंने सीढ़ी मंगाई, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा मैं, हमने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। मोहल्ले के बच्चों ने बड़ा साथ दिया, RW ने साथ दिया, छलांग मारी और अंदर। जब अंदर गए तो बच्चे जल रहे थे सारे, 12 बच्चे थे अंदर। 12 में से 8 जब हमने निकाल लिए, वो 8 झुलसे हुए थे बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया कि 4 और है अभी अंदर। जब मैं अंदर वाले कमरे जाने लगता हूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि मैं ही गिरूंगा अब। तो चूंकि मैंने सारा डिजास्टर का कोर्स किया हुआ है, तो मैं जमीन पे लेट गया और धीरे धीरे मैं बाहर आ गया एकदम। अभी मैंने बच्चे नहीं उठाए चारों को, तो मैंने बाहर आती का, मैंने कहा मुझे गीला कपड़ा चाहिए। मतलब बोलना भी नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा सांस रुक जाएगी बस। अंदर जा चुकी थी मेरे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैं दोबारा गया अंदर, और उस कमरे का दरवाजे को जैसे ही मैंने खोला तो पूरी तरह धुआं, बत्ती थी नहीं, कट गई थी लाइट, लेकिन बाहर की आग की लपटें और आग की लाइट अंदर पड़ रही थी। मुझे बच्चे दिख गए, और 2 एक टोकरी में थे, 2 एक टोकरी में थे। उनके पालने के जो गद्दा था उसमें भी आग लग चुकी थी, टच कर चुकी थी। फटाफट हमने उन बच्चों को उठाया, बाहर लाए, मैंने ऊपर से पकड़ाया बच्चों को, हॉस्पिटल मेरा बेटा जोत लेके गया, तो वो 4 बच्चे बच गए उसमें से। तो एम्बुलेंस मैन लोगों को इसलिए पसंद आता है कि यार ये बंदा पहुंच जाता है हर जगह पे। करेक्ट। तो बस ईश्वर की कृपा हुई कि वो एक एम्बुलेंस से शुरू करके आज 32 एम्बुलेंस, मुझे बल्कि 2 एम्बुलेंस तो अक्षय कुमार ने भेजी है कोरोना के अंदर। एक एम्बुलेंस मुझे स्लीप वेल ने भेजी, एक टेक महिंद्रा ने भेजी, एक बजाज एलियंस ने भेजी। लाइन लगी एम्बुलेंस की। So people from all over the country connected. All over the country, abroad, कहीं से भी मुझे फोन आया। अब हमने मना कर दिया लेने से, क्योंकि एम्बुलेंस का खर्चा बहुत है। राइट, ओके। सिर्फ एम्बुलेंस ले लेना बात नहीं है। उन्होंने दे दी 20 लाख की, 25 लाख की, मंथली 1 लाख रुपया खर्चा है। ओके। ड्राइवर, डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, बैटरी, दुनिया भर के खर्चे हैं। राइट। लेकिन कुल मिला के मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा कि अगर इंसान शिद्दत के साथ काम करे तो ऊपर वाला देखता है, आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिल को जो खुशी होती है। गुरबाणी में लिखा है ना, मन जीते जग जीत। जिसने दिल को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। हाउ नाइस। सर, टेल मी, why do some families abandon bodies in the first place? Is it because of poverty? Is it because of fear? Is it something darker? Why do we have so many unclaimed bodies in India? असल में क्या हुआ कि कुछ हमारे यहाँ संसाधन हमारे देश में इस प्रकार के बने हुए हैं। अच्छा, हम जिनको अनक्लेम कह रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है। अब जिसको हम लावारिस कह देते हैं हिंदी में, यार एक इंसान लावारिस कैसे हो सकता है? वो किसी के घर में पैदा हुआ, उसके माँ बाप थे, बहन भाई थे, दोस्त यार थे, उसकी शादी होगी, बच्चे हुए, बीवी हुई, फिर भी लोग कहते हैं अरे लावारिस बॉडी मिली है। मुझे तरस आता है इस बात को सुन के। लेकिन वो जीते जागते परिवार के बीच में लोग अनक्लेम्ड इसलिए बन गए
कि लोग पहले तो हॉस्पिटल नहीं गए लेके, जैसे कोई घर में ऊपर बुजुर्ग रहते हैं ऊपर ही छोड़ दिया उनको, ऑक्सीजन पहुंचाई नहीं पहुंचाई। अब जब उनकी डेथ हो जाती है ऊपर, हम लेने जाते हैं तो कहते हैं जी हमें तो डर लगता है या हमें बुखार है, झूठ बोल देते हैं। तो हमें बड़ा फील होता था यार ये इनके पैदा किए हुए बच्चे मना कर रहे हैं। अब उनको हम लेके आएंगे वहां पे तो बच्चा साथ में नहीं है, तो कहने को तो अनक्लेम्ड है, राइट, बट परिवार का तो सारे घर में बैठे हैं। जिन लोगों ने अपने माता पिता की दाह संस्कार में अग्नि नहीं दी, राइट, लेकिन घर से लाते समय जब लेके चलते थे, दर्शन करने के बहाने किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। तो अनक्लेम्ड उनके लिए होगा जो डरते हैं उस बॉडी से, लेकिन हमारे लिए वो हमारा अपना है, और मैं उसको मोक्ष दिलाने के लिए राइट, जो कर सकता हूँ। यही नहीं, हम खाली सिर्फ अनक्लेम्ड का क्रिमेशन नहीं कराते हैं, उनके संस्कार के बाद जो अस्थियां हैं, यस, उनको हर महीने मेरा बेटा पैक करके हरिद्वार लेके जाता है, ओह वाओ, और वहाँ मोक्ष करवाते हैं। Right. मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा। फैंटास्टिक, और वो मतलब जो हमें दिल के अंदर एक सुकून मिलता है ना यार, Right. मुझे लगता है वो वही एक आशीर्वाद है जो मेरे काम आ रहा है। और वही एक आशीर्वाद था कि जब कोविड में पहले वाले पेंडेमिक जो आप बात कर रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ड्राइवर, हम सब कोविड में चले गए। यस, और मेरी इतनी बुरी हालत होगी कि 35 बीपी और ऑक्सीजन 70 नियर अबाउट, बेटा वेंटिलेटर पे, मैं घर पे था, कोई संसाधन नहीं थे, पर लोगों की दुआएं थी। मुझे वैष्णो देवी जी के महंत जी का फ़ोन आता है, मुझे शिरडी के साईं बाबा के महंत जी का फ़ोन आता है, मुझे अकाल तख्त साहब से फ़ोन आता है, इवन दिन सऊदी अरब से फ़ोन करती है एक बहन कि शंटी जी हम आपके लिए आज एक नमाज अदा कर रहे हैं, दुआ की नमाज, अल्लाह ताला आपको बख्शिश करे। तो मुझे लगा यार इतनी दुआएं हमारे साथ हैं। yes. और आप बिलीव करेंगे कि जिस दिन मुझे लगता था कि आज नहीं मैं बचूंगा, आज की रात मेरे लिए बहुत कठिन है, वो रात मैं तो बच गया, पर मेरा ड्राइवर चला गया उस दिन। वो शहीद हो गया था ड्राइवर, मेरे साथ 22 या 24 साल से था वो। तो उसके बाद मेरा दिल और खुल गया। मैंने कहा यार मौत आनी होती तो अब आ जाती, अब नहीं डरूंगा। जब दूसरा पैंडेमिक आया और मैं 21 दिन लगभग मैं अंदर ही था शमशान में, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लावारिस जिसको लोग कहते हैं, अनक्लेम्ड हैं सारे उसके, लेकिन सुखों के हैं। जब उसके पास पैसा था तब वो अनक्लेम्ड नहीं था, आज पैसे नहीं है उसके पास, घर से बाहर आ गया, कारोबार नहीं है, अनक्लेम्ड है। और मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में एक बात बोलता हूँ, कईयों को बुरी भी लगती है, कि माँ बाप को जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो उनकी ज़रूरतें हमें पूरी करनी है, कुछ ना कुछ देना भी चाहिए उनको, लेकिन सब कुछ नहीं देने का है। वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। यस, हमारे देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति का नाम आता है, जो रेमंड के मालिक थे। जरा उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए आप। करेक्ट, मैं ऐसी आपको हजारों स्टोरियां बता दूंगा। तो इसलिए अगर आपने लावारिस नहीं बनना, आप बिलीव करेंगे मुझे फ़ोन ऐसे ऐसे आते हैं। अभी पीछे एक फ़ोन आया था मुझे फरीदाबाद से कि शंटी जी मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि मैं अपनी विल कर रहा हूँ, उसमें लिख के जा रहा हूँ कि मेरा संस्कार जितेंद्र सिंह शंटी करेंगे, शहीद भगत सिंह सेवादल करेगा। वाओ। मैंने कहा अंकल ऐसी क्यों बात कर रहे हैं आप? कहते नहीं यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि मेरे पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं, 3 मकान हैं, पर मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देगा कि मैंने जीते ही सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया। अब बच्चे इज्जत करते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि मैं कल को मर जाऊँ तो मुझे विश्वास नहीं कि संस्कार भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ओह माय गॉड। तो ये चीज़ें देखता हूँ मैं रोज़, इसलिए मुझे फील होता है कि यार लोगों ने कई जगह गलती कर रखी। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि आप जाइए ना वृद्ध आश्रम में, वहाँ सब वो लोग बैठे हैं जो बड़े समृद्ध थे, कारों में घूमते थे, वो फ्लैट थे, अच्छे अच्छे फ्लोर थे उनके अपने, आज वो वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। ओह माय गॉड। क्योंकि उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए। इसलिए जितने भी लावारिस हैं हमारे दिल्ली में, जो कहते हैं जैसे पुलिस को बॉडी मिलती है, पुलिस का कुछ नियम है कि 3 दिन वो बॉडी रखेंगे, अखबार में निकलवाएंगे, अगर कोई आ गया
तो ठीक है, नहीं तो वो हमको दे देते हैं बॉडी पोस्टमार्टम के बाद, फिर हम संस्कार कराते हैं उसका, राइट तब वो जाके अनक्लेम्ड बनती है। राइट और हम विधिवत रिचुअल्स के साथ उनका संस्कार कराते हैं, जिस भी धर्म, मुस्लिम भी हो सकता है वो, राइट क्रिश्चियन भी हो सकता है वो, जो भी रिचुअल है हम उसके हिसाब से कराते हैं। Correct. So their team is not just cremating unclaimed, like we discussed, bodies. They're also giving them dignified last rites, like I discussed in my introduction. Sir, tell me something. I really want to understand. You deal with death on a daily basis. You're around death every day. How do you deal with this emotionally? And what is the emotional impact on you on a personal level? जब तक कोई काम आप दिल से नहीं करेंगे ना, आपका लगाव नहीं होगा उसके साथ। मैंने इस कोविड में 1 महीने की बच्ची का भी संस्कार कराया है, अपने हाथ में उठा के, बुजुर्गों का भी कराया है। और जो बात मैं अभी कह रहा था कि हम जीते जी लड़ाई करते हैं धर्म की, लेकिन ऊपर वाले ने हमें वहां ला के खड़ा कर दिया कि जब हम सोच रहे थे हमारा कोई संस्कार तो कर दे आके। अच्छा, एक बात बताइए, आप पे कोई भी आदमी हॉस्पिटल जाता है, क्या कोई पूछता है डॉक्टर साहब आप मुस्लिम हो या हिंदू हो? No. नहीं ना, No. वो किसी भी मजहब का हो सकता है। Correct. मेरे पास इस कोविड में फादर आए एक चर्च के, फादर जॉन, दिलशाद गार्डन के, कि शंटी जी आपसे एक बहुत बड़ा सेवा चाहिए। मैंने कहा हुक्म करो। कह रहे हमारे पास 14 डेड बॉडी पड़ी है मोर्चरी में, और वो कह रहे मोर्चरी खाली करो, जगह नहीं मोर्चरी में, बॉडीज बहुत आ रही थी। तो मैंने कहा जी मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ। कहते नहीं, एम्बुलेंस की बात नहीं है, दफनाने की जगह नहीं है हमारे पास, ग्रेव यार्ड में जगह नहीं है। तो मैंने कहा देखो हमारे पास तो दफनाने की जगह नहीं, हम तो क्रिमेट करते हैं, हिंदू जो हमारे रिचुअल्स है सनातन के। कहने लगे जी आप जला दीजिए, पर हम उसकी जो एशेज होगी उसको ले जाके दफना देंगे। तो हमारे रिचुअल, मतलब देखो वक्त ने इंसान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मुझे एक वक्त फिल्म का नगमा याद आता है जो जिसका टाइटल था कि वक्त की हर शय गुलाम। उसका एक अंतरा था कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, ये मिजाज ही तो बदला कि क्रिश्चियन जलाने को तैयार है। ऐसे हालात पैदा कर दिए ईश्वर ने। और मैंने कम से कम जो ये 4200 से कुछ बॉडी हमने करी, इसमें सिर्फ सारी सनातन की नहीं थी, बहुत सारे मुस्लिम परिवारों की भी थी। फॉरेन कंट्री से बहुत बॉडी आई मेरे पास, अरब कंट्री से बहुत आई बॉडी। एयरपोर्ट से लाते थे हम उनको बॉक्स में, फिर उनको दफनाते थे। इवन देन मेरा ड्राइवर मुस्लिम था, जो चला गया, कोरोना में शहीद हुआ। तो हमने सबके रिचुअल ऐसे किए उनको ये समझ के कि ये एक इंसान है, ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के नाते हम कर रहे हैं उसको। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जहां अपनों ने हाथ नहीं लगाया, जहां अपनों ने हाथ नहीं लगाया, साथ बैठ के आते थे गाड़ी में, उतारते समय डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते थे कि जैसे कोरोना उनके अंदर घुस जाएगा, डरते थे। करेक्ट। और मुझे ये प्राउड है कि मेरे साथ शमशान घाट में एक मेरा मुस्लिम भाई हाशमी था, राजा, वो हम दोनों रहे 1.5 महीना शमशान घाट पे। लोग हैरान होते थे कि अरे एक सरदार और एक मुस्लिम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा यार सेवा कर रहे हैं, इसमें हिंदू क्या और मुसलमान क्या और सिख क्या। एब्सोल्युटली। आज जिस चीज़ की जरूरत है हमें, अब जैसे लोगों को भूख लगी है और कहीं पे कोई लंगर बांट रहा है, तो पूछता है कि लंगर कौन बांट रहा है जी? उसको तो लंगर चाहिए, उसको तो प्रसाद चाहिए खाने के लिए। इसी प्रकार ईश्वर ने जो मुझे मौका दिया, मैंने हर धर्म से ऊपर उठ के उस काम को करने का प्रयास किया। जो मेरी हैसियत थी, जो मैं बेच सकता था उस समय, क्योंकि ऐसे हालात बन गए थे कि हमारे पास लकड़ी नहीं थी। शमशान घाट में 66 डेड बॉडी एक दिन पड़ी और लकड़ी नहीं है। वाओ। रात का समय है, 11-12 बजते जा रहे हैं। मैंने क्या किया, वीडियो पे एक लाइव करा, एक लाइव करा, और मैं ऊपर वाले को याद करके मैंने कहा हे परमात्मा, अगर तू है तो हमारी मदद कर कि हम बॉडीज इकट्ठी होती जा रही है। 50 थी, फिर 60 हो गई, 66 हो गई, लकड़ी एक नहीं है। That is crazy. ये 11-12 बजे की बात है। और 5 बजे सुबह मुझे कॉल आती है कि शंटी जी मैंने आपका भी लाइव देखा था, तो
कितनी लकड़ी चाहिए आपको? मैंने कहा जी यहाँ तो जितनी आ जाएगी कम है, क्योंकि एवरेज बढ़ती जा रही है। कहने लगे 8 बजे तक आपके पास 4 ट्रक लकड़ी आ जाएगी और हम आपको 1000 टन लकड़ी भेजेंगे। 1000 टन। मैंने कहा ये ईश्वर कहाँ से आ गया? ईश्वरीय रूप में कौन है इंसान? तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं आप? कह रहे जी मैं राजू चड्ढा बोल रहा हूँ, वेव ग्रुप का मालिक हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि भगवान के रूप में एक जज थे शिमला के, संदीप शर्मा जी। मैं जानता नहीं, उन्होंने वीडियो देख ली, फ़ोन आता है कि शंटी जी वहाँ की वीडियो देख रहे हैं, हमारे यहाँ हिमाचल में लकड़ी बहुत है, तो हम आपको 2 ट्रक लकड़ी भर के भेज रहे हैं यहाँ से। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर हम नेक नियत से काम करें, शिद्दत के साथ काम करें, तो ऊपर वाला मदद करता है, हमें काम करने का तरीका भी सिखाता है, रास्ता भी बनाता है हमारा। और आज जो दुनिया में मुझे पहचान मिली है वो इन डेड बॉडीज की वजह से मिली है। अभी मैं एक फंक्शन में गया था संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझे। कह रहा अंकल आपको लाशों से डर नहीं लगता? आप इतनी लाशों में जाते हैं, तो बड़ा अजीब क्वेश्चन था यार। मैंने कहा बेटा डरो उनसे जो तुम्हारे आसपास जिंदा बैठे हैं, ये बहुत खतरनाक है। जो चला गया, जो मोक्ष के लिए तरस रहा है, उससे क्या डरना यार? और उसका तो आप जितनी जल्दी संस्कार कर दोगे आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। तो ये मेरा पैशन है जी, मैं लगा हुआ बस। Sir, you talked about how you went live in that moment, and that reminds me of an extremely sad incident that happened with you. So, for our viewers, Sir is somebody who also goes to different hospitals across Punjab and inspects them and inspects what is happening there. And recently, an incident happened where a mother was lying on the hospital bed. Can you tell me more about that incident and for our viewers what the story was? Actually, जो मेरा सब्जेक्ट है डेड बॉडी वाला, ये मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। एम्बुलेंस जैसे पानी, हवा, बिजली, रास्ता आपका अधिकार है, मानव अधिकार है, ठीक है। इसी प्रकार हॉस्पिटल में इलाज मिले आपको, ये भी आपका अधिकार है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपको जिंदा रहने का अधिकार है। आप मर जाते हैं, आपको जलने का भी अधिकार है, ठीक है। राइट्स ऑफ द डेड बॉडी, राइट ऑफ द पेशेंट, ये तो कानून है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन जो मैंने कोविड के अंदर दरिंदगी देखी कि जहां एक तरफ एनजीओज, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग सेवा कर रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने एंड टेक्नीशियंस ने, एम्बुलेंस ड्राइवर ने, सफाई कर्मचारियों ने, शमशान घाट पे काम करने वालों ने बहुत सेवा किया। लेकिन जहां डॉक्टर सेवा कर रहे थे, नर्सें सेवा कर थी, वहीं पर वो हॉस्पिटल वाले इंडस्ट्री चला रहे थे। ये 4 लोग आपस में मिल गए, हॉस्पिटल, लैब वाले, फार्मा कंपनी वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले। जिस बीमारी का इलाज नहीं था उसका बिल 50 लाख रुपए, 40 लाख, 50 लाख बिल। और जब आदमी की डेथ हो जाती थी, पैसे नहीं है, डेड बॉडी को बंधक बना लेते थे। तो मैंने उस समय लड़ाई लड़ी इस बात की। करेक्ट। दिल्ली जैसे शहर में बहुत कुछ हुआ, मतलब मार कुटाई भी हुई, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ। मेरे ऊपर 11 FIR भी हुई। अलग अलग हॉस्पिटल ने मेरे पे FIR करी कि ये गुंडागर्दी करके डेड बॉडी ले जाता है। एक इवन दिन में पेशेंट भी उठा के लेके आया, उत्तम नगर दिल्ली में। मैंने एक वीडियो देखी, एक बच्ची की, 2 बच्चियां बैठी हैं कि हमारे पापा को हॉस्पिटल वालों ने बंधक बना के रखा हुआ है, माय गॉड, 5 दिन से। वो ठीक हो गया पर छोड़ नहीं रहे हैं वो। और अगर आज पापा घर नहीं आए तो हम सुसाइड कर लेंगे। वो मैंने वीडियो देखा तो मैंने, वेस्ट दिल्ली में हमारी ब्रांच है, मैंने कहा सोनू वीर जी आप जाओ फटाफट, मुझे स्टोरी बताओ। तो उन्होंने स्टोरी बताई कि एक इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस कराई थी 5 लाख की। ये व्यक्ति ई-रिक्शा चलाते हैं। कोविड हुआ, यहाँ आए, इन्होंने ज़बरदस्ती उनका कोई वेंटिलेटर वगैरह, कभी कुछ कर, कभी इंजेक्शन दे, वो 2 लाख वाला। और अब जब ये ठीक हो गए हैं और इनका बिल 5 लाख को क्रॉस कर गया है, अब वो इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं जी आपको तो शुगर थी, आपको तो इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकती, बहानेबाजी देखो आप।
4,95,000 तक TPA पास हो रहा है। तब तो कोई शुगर नहीं थी। 5 लाख क्रॉस करती शुगर आ गई। Crazy. तो मेरे को सोनू जी ने बताया कि वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे इंश्योरेंस कंपनी ने इनका क्लेम को पास नहीं किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा उनको कह दो 2 बजे तक बॉडी छोड़ दे, नहीं तो मैं खुद आऊँगा। उन्होंने मैं अंडर एस्टिमेट किया, मैं चला गया वहाँ पे। मैंने जाते कहा पेशेंट कहाँ है? कहते जी अंदर है। मैं चलो अंदर। पेशेंट को उठाया, मैं चलो आप गाड़ी में बैठो, मैं वो घर लेके चलता हूँ। तो हॉस्पिटल वाले अपनी गुंडागर्दी पे मार्शल ये वो, हमने लाइव वीडियो चला दी वहाँ से। और लाइव देखते थोड़ा डर गए वो। तो वहाँ दिल्ली सरकार के कुछ ऑफिसर भी आ गए, पुलिस भी आ गई, सब आ गए। मैंने कहा जी पेशेंट तो मैं लेके जाऊँगा, आप जो कर सकते हो करो। मैं पेशेंट को ले जाके घर छोड़ा मैंने, और मैंने उस पर खुल के बोल दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने गुंडागर्दी करी है और ये हॉस्पिटल वाले ने गुंडागर्दी करी है। आप बिलीव करेंगे कि जैसे मैंने आज डाली है वीडियो दोपहर को 3 बजे, और अगली सुबह 8 बजे तक 3 मिलियन लोगों ने वीडियो देख ली हो। इंश्योरेंस कंपनी वाले चल के उनके घर आए, राइट, कि सर हम आपका पैसे देने को तैयार हैं, आप शंटी जी को बोलो अपनी वीडियो वापस ले लें। माय गॉड। मुझे फ़ोन आता है इंश्योरेंस कंपनी का कि बैठ के बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल वालों का बैठ के, मैंने कहा दलाल हूँ क्या? नो, आपने जलालत करी है, मेरा तरीका यही है काम करने का। आप मेरे ऊपर जो डेफर्मेशन डाल सकते हैं डाल दीजिए, आप जो कर सकते हैं करिए, मैं नहीं बख्शूंगा तुम्हें। उन्होंने भी FIR करी मेरे खिलाफ कि ज़बरदस्ती उठा के ले गए। बाद में क्या हुआ, जब 11 FIR हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैं जब आफ्टर द पद्माश्री, मुझे NHRC ने मेरे कामों को देखते हुए कह लो, एक मान सम्मान कह लो, चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी चेयरमैन थे, तो उनके यहाँ से लेटर आता है कि शंटी जी हम आपको एक हमारे ऑल इंडिया लेवल पे एक डिफेंडर्स एंड NGO की कमेटी है, एज ए एडवाइज़र आपको लेना चाहते हैं उसमें। मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राउड की बात थी कि मुझे बुला रहे हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो मैं वहाँ चला गया और मैं ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं 3 साल रहा उसमें। जैसे ही सब हॉस्पिटलों को पता लगा कि शंटी तो ज्वाइन हो गया NHRC, सब ने अपने केस वापस लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबके केस वापस हो गए। पर मैंने वहाँ से 2 एडवाइजरी ऐसी पास करा दी NHRC से जो अब सारी ज़िंदगी काम आएंगी लोगों को। नंबर 1, कोई भी हॉस्पिटल आफ्टर द डेथ और पेशेंट को ठीक होने के बाद पैसे नहीं भी हैं तो हॉस्पिटल में रोक नहीं सकता वो। इतना कर सकता है वो कि अगर आप सामने वाला कह रहा है कि पैसे बाद में दूंगा, नहीं है अभी सब कुछ बिक गया नहीं है, तो अंडरटेकिंग ले लें उससे, चेक ले लें। और डेड बॉडी के समय तो अगर वो गरीब आदमी है तो उनको तुरंत छोड़नी पड़ेगी, कोई अंडरटेकिंग नहीं, कुछ नहीं। तो इस पर चार्टर आ गया, एडवाइजरी पास होगी। दूसरा मैं लेके आया था कि जितने भी गरीब लोग हैं, कोई असहाय हैं और डेड बॉडी शमशान में आती है, उसका संस्कार फ्री होना चाहिए। वाओ, वो भी पास हो गया। अमेजिंग। और जैसे ही मैं नवंबर 2025 में मुझे पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनाया गया, और दोनों एडवाइजरी मैंने यहाँ दिसंबर में पास कर दिया। Amazing. Sir, you are a member of the Human Rights Commission for the state of Punjab. What has run me through the updates that you have for the state of Punjab and the Human Rights Commission? पंजाब एंड चंडीगढ़, Punjab and Chandigarh. Both. Yes, correct. तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है। Right. और मुझे तो परमात्मा ने लगता है कि शायद बख्शिश जो करी, Right. नवंबर 25 को अनाउंसमेंट हुई थी मेरी। तो मुझे जब ये पता लगा कि मुझे मेंबर बना दिया गया है, तो उस दिन बहुत बड़ा दिन था। एक साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस का शताब्दी वर्ष था। तो मुझे जब कईयों ने बधाई दी तो मैंने कहा शायद मुझे गुरु साहब ने इस दिन इसलिए बनाया है क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने ह्यूमन राइट की आवाज़ हिंदुस्तान में पहली बार उठाई थी। वाओ। और वो भी अपने लिए नहीं, मजलूमों के लिए, Yes. समाज के लिए, हिंदू धर्म की खातिर अपनी भाई मती दास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की कुर्बानी देके चांदनी चौक में, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है ये भी तो एक ह्यूमन राइट की आवाज़ थी। एक इंसान को या उसके बच्चों को, बच्चियों को कैसे मार सकता है,
और अगर मैं और पीछे चला जाऊं 550 साल पीछे, तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी जब उदासियां कर रहे थे, बच्चियों के लिए आवाज, देखिए कमाल की बात है कि आज हम विमेन कमीशन ये करते हैं बात, या बेटी बचाओ, लेकिन गुरु नानक देव साहब ने 550 साल पहले गुरबानी में लिखा हुआ है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उस बेटी को, उस माँ को आप गलत कैसे कह सकते हैं, बुरा कैसे कह सकते हैं, जो कोख से राजा पैदा करती है। और ये लंगर की प्रथा कौन लेके आया? साहिब श्री गुरु नानक देव जी। करेक्ट। ये भी तो ह्यूमन राइट है। यस। तो मुझे लगता है ये दिन के लिए मुझे चुना, और आते ही मैंने अपना पूरा प्लान कर लिया कि मुझे करना क्या है। 3 साल का समय है, खाली बैठ के नहीं गवाना है। और पहली एडवाइजरी मैं 6 दिसंबर को ही ले आया था कि पंजाब के हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट नहीं रोक सकता, कोई डेड बॉडी नहीं रोक सकता। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो 10 बेड का है, 20 बेड का है, मोर्चरी होना कंपलसरी है। Fabulous. रात के 3 बजे कह देते हैं बॉडी घर ले जाओ। कैसे ले जाओ जी, कहाँ ले जाओ? ना गाड़ी उनके पास, ना रखने का स्थान, तो मोर्चरी कंपलसरी कर दिया हमने। इवन देन अगर गांव में बॉडी लेके जा रहे हैं तो हमने अपनी एडवाइजरी में ये भी लिखा है कि वहाँ का एसडीएम या तहसीलदार मोर्चरी बॉक्स का इंतजाम करके देंगे। उसका कारण है कि आजकल कईयों के बच्चे बाहर गए हुए फॉरेन कंट्री, उनको आने में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो उस एडवाइजरी को फिर पंजाब सरकार ने भी 3 दिन बाद ओके कर दिया कि हमारे काम ने एडवाइस देना, उन्होंने ओके कर दिया, लागू हो गई वो। दूसरी लेके आया हम सफाई कर्मचारियों के लिए। ओके। मैं उनको योद्धा कहता हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम में जब अपनों को हाथ नहीं लगा रहे थे, तो सफाई कर्मचारी बेचारे नंगे हाथों से सुबह सुबह आके 6 बजे और हमारे घर के बाहर से पीपी किट, ग्लव्स, मास्क ये उठा के लेके जाते थे। राइट। तो हम दूसरी उसके लिए एडवाइजरी लाए हैं कि अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सर्वेंट है, उनको सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। उनको मास्क भी देना होगा, उन्हें गम शू भी देने होंगे, उनको सैनिटाइजर भी देना होगा, कैप भी देनी होगी, ग्लव्स देने होंगे, और साथ साथ उनकी इंश्योरेंस भी करानी होगी। वेरी गुड। ये भी हमारे पास होगी। और तीसरी अभी हम लेके आए हैं एम्बुलेंस पायलट। ओके। ये डिफरेंट चीज़ है। ओके। बिल्कुल। ये शायद मुझे लगता है कि दिल्ली लाए थे हम कोविड में, पंजाब सेकंड स्टेट है। राइट। कोई भी पेशेंट चलेगा जैसे हॉस्पिटल से, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए, इमरजेंसी केस है, हार्ट अटैक का, किडनी का ट्रांसप्लांट है, एक्सीडेंट केस है, डिलीवरी होनी है। खास करके जो बड़े शहर हैं आके, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो चंडीगढ़ ले लो, रश रहता है, मोहाली में रश रहता है, खरड़ में रश रहता है। yes. आगे चले जाएं तो लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, ये रश वाले एरिया हैं। ऐसे समय में वो अगर हॉस्पिटल वाले या एम्बुलेंस ड्राइवर 112 पे फ़ोन करेंगे ओके। कि मैं पेशेंट लेके निकल रहा हूँ, फला हॉस्पिटल में जाना है, 20-30 मिनट का रास्ता है, लेकिन जो ये आपका क्या बोलते हैं GPS, ये घंटा दिखा रहा है, तो पेशेंट मर सकता है इसमें। तो 112 पे अगर कॉल करेंगे तो जो नियरेस्ट पुलिस की गाड़ी होगी, QRS बोलते हैं, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम, या फिर वहाँ का SHO अपनी क्या बोलते हैं पायलट को आगे लगा के उसको जो भी उसके हॉस्पिटल में लेके जाना है तो वहाँ तक छोड़ के आएगा उसको, ताकि एक ज़िंदगी बच जाए उस समय। इसे हमने प्रोजेक्ट को नाम दिया एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट। करेक्ट। तो 3 में हम एडवाइजरी लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, एक मैं नंबर लेके आया कि यार मैंने नोट करा, अच्छा सबसे पहले तो मैंने एक बात सोची कि यार पंजाब है क्या चीज़, मैं तो देखूं। कि मैं अपने जीवन में बचपन में बहुत रहा पंजाब में, मेरे लॉज भी पंजाब में ही हैं, मेरे दादके वगैरह सब पंजाब में थे, लेकिन आज और तब के सिनेरियो में बहुत फ़र्क है। तो 23 ज़िले हैं पंजाब के, मैंने 23 के 23 का दौरा रख दिया। वेरी गुड। और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके DC ऑफिस में मैंने ओपन हेयरिंग करी, सेशन करके। करेक्ट। वहाँ की NGO बुला ली, वहाँ के सरपंच साहब बुला लिया, और तमाम ऑफिसर बैठा दिए, बताओ किसको क्या गिला शिकवा है, क्या काम चाहिए। करेक्ट। तो मुझे वहाँ के काम भी समझ आने शुरू हो गए। Nice. 23 के 23 जिले में घूम गया। तो मुझे एक चीज़ लगी यार, जो लोग दूर रहते हैं, जैसे सपोज पठानकोट है, वो एंड है, फाजिल्का है, वो एंड है, yes. वो यहाँ आने के लिए उनको 5-5, 6-6 घंटे का सफ़र चाहिए। राइट। वो आएंगे भी नहीं। तो हमने पहले तो एक नंबर हमने फ्लैश कर दिया अपना,
9855475547 9855475547 कि आपको कोई भी शिकायत है कि आपका कोई भी विभाग आपकी बात नहीं सुन रहा है, चाहे वो प्रशासन है, पुलिस है, कुछ भी है, डॉक्टर है, आप एक कंप्लेंट बनाइए, नीचे अपने साइन करिए, पीछे अपना आईडी लगाइए, हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है सिर्फ, और 5 या 6 दिन में आपको एक्शन नजर आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप आएगा, हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट को सू मोटो कॉग्निजेंस करके और उसको तुरंत से बुला लेंगे, अभी क्यों नहीं हो रहा है काम। ग्रेट। आप बिलीव करेंगे, जब मैं आया था तो 35 से 40 कंप्लेंट की एवरेज थी पर डे। ओके। 35 to 40। इस समय अबव 400 है पर डे। वाओ। 4 महीने के अंदर ये फर्क आया है। लोगों को उनके अधिकार पता लग गए। करेक्ट। कि मानव अधिकार क्या होते हैं। एक नंबर मैंने फ्लैश कर दिया। दूसरा मैंने क्या किया, हम लोगों ने पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन ने की, हर डिस्ट्रिक्ट में हम कोर ग्रुप बना रहे हैं। वहाँ के अच्छे एडवोकेट जो कुछ सेवा करना चाहते हैं, डॉक्टर्स, राइट, सोशल वर्कर, एनजीओ, तो क्यों ना, मैंने कहा हम उनको जोड़ें अपने साथ, और वो वहाँ पे कुछ समस्या हो तो वो वहीं पे हल करा दें। वो सपोज किसी का झगड़ा हो गया और वो थाने जा रहे हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो जो हमारे वकील साहब होंगे वो साथ जाएंगे, यार बनती है तो फलाने सेक्शन फलाना लगा के आप कर दो। करेक्ट। तो उसका हल वही निकल गया। नहीं तो सोचता रहेगा कौन चंडीगढ़ जाए, कौन करे फलाना। तो तकरीबन हमारी कमेटी तैयार हो चुकी है 300 लोगों की पूरे पंजाब से। वेरी नाइस। और 4 अप्रैल को हम एक ऑडिटोरियम में सेक्टर 35 में इसके कॉन्क्लेव कर रहे हैं हम, उस दिन घोषणा कर रहे हैं हम। अमेजिंग। और मुझे लगता है ये देश का पहला स्टेट होगा जहाँ पे इतने बड़े स्तर पे ह्यूमन राइट कमीशन अपना कोर ग्रुप बना के काम करने जा रहा है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं घूमने निकला 23 जिलों में, तो मैंने सोचा यार लोगों की मेन समस्या क्या है। पहली है जी स्वास्थ्य की, कि लोगों को अच्छे हॉस्पिटल मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट में जा नहीं सकते, बिल इतने बड़े बनाते हैं। अभी मेरे पास एक मोहाली के हॉस्पिटल का बिल आया 1 महीने का 47 लाख रुपए, 47 लाख, 47। और बंदा भी मर गया। जब मैंने बिल को खोल के देखा तो 20 लाख रुपए की दवाइयाँ, 4 लाख डॉक्टर की विजिट फीस, 4 लाख एसेसरी, सैनिटाइजर के 999 रुपये लगाए जा रहे हैं, 30 बोतलें लगा दी। तो मैंने फिर हॉस्पिटल में दौरे करने शुरू कर दिए, सरप्राइज विजिट। अमेजिंग। सबसे पहले मैं जाके वहाँ पे वॉशरूम देखता था कि यार सफाई भी करते हैं कि नहीं करते। तो जहाँ जहाँ मुझे कमियां लगी, मैंने वहीं के सिविल सर्जन को वहीं तुरंत बुलाया वहाँ पे, और नोट कराया कि इसको 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, जैसे मर्जी करो आप, चाहे प्राइवेट करो, जैसे भी कराओ। वार्ड साफ सुथरे होने चाहिए, खास करके जहाँ पे डिलीवरी होती है, वहाँ इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस है, वो साफ सुथरे होने चाहिए। हॉस्पिटल में गार्ड होने चाहिए, अंदर डॉगीज वगैरह नहीं घूमने चाहिए। आजकल किसी के जख्म को डॉगी चाट ले तो रेबीज हो जाता है। तो ऐसे मैंने हॉस्पिटल पर ध्यान दिया। वहाँ की मॉर्चरीज भी मैंने देखी। राइट। लेकिन बहुत सरप्राइज हुआ मुझे कि छोटे अस्पतालों में तो मैं गया ही गया सिविल के। चंडीगढ़ के जो 32 वाले हॉस्पिटल में मैं गया, ये 20 फरवरी की बात है सर। तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पे कि मुझे बहुत शिकायतें आई थी पहले इसकी, कि शंटी जी आप छोटे छोटे अस्पतालों में जा रहे हो आप, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं एकदम, मेरा सरप्राइज विजिट था, मैं किसी को नहीं पता था मैं वहाँ जाऊँगा आज। मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ कोई 1 या 2 जूनियर डॉक्टर मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो सेवा करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको संसाधन भी तो मिले हैं। बात समझिए आप, वहाँ पे 72 लोग उस समय स्ट्रेचर पे थे, और किसी के नीचे चादर नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, मैंने डॉक्टर साहब ये पेशेंट आता है इमरजेंसी में, इसको कितने घंटे में आप वार्ड में भेज देते हैं? कहने लगे जी अमूमन 3-4 घंटे हैं। तो मैंने कहा ये मैं मिलाता हूँ आपको, 3-3 दिन से लोग आपके इमरजेंसी में लेटे हुए हैं, 3-3 दिन से स्ट्रेचर पे। वो स्ट्रेचर जो होता है वो ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है कप की तरह, ताकि वो गिर ना जाए। उसके जो विड्थ होती है 18 इंच होती है, 18 से 20 इंच। उसमें कैसे लेट जाएगा कितनी देर? कोई 3 दिन यार, आप सोचिए। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो किसी को स्टंट पड़ने हैं, हार्ट का पेशेंट है, वो कितनी जल्दी होना चाहिए? अरे 1 से 1.5 घंटे में। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ, 2 दिन से बंदा लेटा हुआ है। क्योंकि मैं पहले लोगों को मिलने के बाद डॉक्टर साहब के पास गया था।
तो कोई जवाब नहीं था। Hmm. फिर मैंने कहा जी मुझे वार्ड दिखाइए अपना। वहाँ जाके तो मैं हैरान ही रह गया Yeah. कि अगर 150 पेशेंट है तो 50-60 के हाथ में अम्बू बैग दे रखे हैं इन्होंने। मैंने कहा जी आपके वेंटिलेटर कहाँ हैं? कह रहे जी 9 वेंटिलेटर हैं। मैंने कहा जी उनके टेक्नीशियन चलाने वाले, कह रहे जी वो है ही नहीं हमारे पास कोई। सब बोल दिया डॉक्टर साहब ने। और मेरे देखते देखते ही 15 से 20 मिनट में 2 माता जी की डेथ हो गई वहाँ। एक तो फौजी थे सज्जन, उन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश की रक्षा किया, आज अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सका इनकी वजह से। और एक बड़ा अजीब केस था कि 2 भाई खड़े हैं ऐसे अम्बू बैग से करे जा रहे हैं। तो मैंने सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा सिस्टर आपके वेंटिलेटर नहीं है? कहने लगे नहीं सर नहीं है। तो मैंने कहा बेटा ये तो मुझे लग रहा है माता जी में जान ही नहीं है, आप मुझे ना एक बार इनकी ECG करके दिखाओ। तो मेरे को कहा उन्होंने कि सर ये तो डेथ कर गई है। डेथ कर गई है? कब से? करे 4 घंटे हो गए। तो मैंने कहा फिर इनको अम्बू बैग क्यों दे रखा है चलाने के लिए आपने? मैं हैरान हो गया कि यार इतना बड़ा हॉस्पिटल हो चंडीगढ़ का, और जब डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि 9 ही सिर्फ वेंटिलेटर हैं, मैं तो हैरान हो गया कि ट्रॉमा सेंटर भी है या मेडिकल कॉलेज भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? Yeah. और मैंने जब रिकॉर्ड देखा उसका, तो कोविड में PM फंड में 99 वेंटिलेटर उनको सप्लाई हुए हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से, जिसकी एक कीमत 4 लाख रुपए है। कहाँ है वो? कहाँ गए वो? नहीं मिला वहाँ कोई देखने को। फिर मैं मोर्चरी में चला गया। एक कमरे में लाशें रखी हुई हैं, जो 8 बॉक्स पड़े हुए थे, मोर्चरी बॉक्स। इसके भी एक नियम है डेड बॉडी को रखने के, वो NHRC की तरफ से भी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि डेड बॉडी को मिक्स ना हो जाए। अभी पीछे के लुधियाना में भी हो गई थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो उसके लिए अलग अलग बॉक्स होगा, उसको लॉक लगाया जाएगा। आप खुले कमरे में डेड बॉडी नहीं रख सकते हैं। Right. वो बात अलग है कि कोविड का कोई ऐसे कोई भयानक समय आ जाए तो जगह नहीं मिलती तो अलग, अदरवाइज नहीं रख सकते आप। क्योंकि किसी बॉडी को 2 महीने भी रखना पड़ सकता है। Correct. कई बॉडी 3-3 महीने भी रखनी पड़ती हैं। Yes. तो मैं हैरान रह गया, उनका बॉक्स ही नहीं है उनके पास। 8 बॉक्स से टूटे हुए थे, सारे दरवाजे अलग हुए पड़े थे, God. और एक कमरे में बॉडी रख रहे हैं। कुल मिला के इतना बुरा हाल मैंने जो देखा Yeah. कि मेरे तो यार समझ लीजिए कि इतना दिमाग के अंदर परेशानी सी हुई यार, ये आम लोग। अच्छा, फिर उनका ये कहना कि यहाँ जी पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के लोग आ जाते हैं इसलिए रश बहुत ज़्यादा है। God. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पहली बात तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 700 करोड़ रुपए का फंड है। दूसरी बात, चंडीगढ़ में आपका हॉस्पिटल जरूर है, पर चंडीगढ़ के जो मैक्सिमम लोग हैं या तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या एक्स सर्विसमैन है, वो सारे CGHS में रजिस्टर्ड है, उनके पास संसाधन है। प्राइवेट में भी जाते होंगे। मुझे तो यहाँ इसलिए चंडीगढ़ का वो दिख ही नहीं रहा यहाँ से। Yeah. तो पंजाब वाले क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे? बनाया किसने? आप Right. हरियाणा वाले क्यों नहीं आएंगे? उनके राइट है। दिल्ली का एम्स है, वहाँ तो पूरी दुनिया आती है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, उड़ीसा से भी लोग आते हैं। Yeah. कुल मिला के जवाब ही नहीं थे जी उनके पास। Right. और मुझे लगता है कि अब अगर इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ सुधार नहीं होता है तो फिर कोई चारा नहीं है। पब्लिक क्या करे बेचारी, वो कहाँ जाए फिर? Yeah. Mr. Shanti, tell me. इसके अलावा और हाँ, जब मैं हॉस्पिटल ले लिया मैंने सरप्राइज विजिट में, बड़ा हॉस्पिटल भी ले लिया। फिर मैं डी-एडिक्शन सेंटर पे गया। Right. कि वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनको ये एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं या कैसे। तो मुझे वो काफ़ी जगह अच्छा लगा देखने में कि वहाँ प्रॉपर उनको खाना भी मिल रहा है, उनको सारी पानी भी अच्छा है। मैं एक एक चीज़ देखता हूँ, वेंटिलेशन भी है कि नहीं, Right. वॉशरूम भी साफ़ है कि नहीं उनके लिए। Yeah. इसके बाद मैं फिर जेलों में गया, 12-13 जेलों में। How कि interesting. वहाँ रोटी कैसी मिलती है उनको, अंदर क्या सुविधा है, वहाँ पे डॉक्टर भी हैं कि नहीं है, नर्स है कि नहीं है, वहाँ पे एम्बुलेंस है कि नहीं है, Yeah. सारे बोरिंग कैसी है, पानी कैसा है, सीवरेज कैसा है। Yeah. और इसके बाद मैंने फिर जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ सरप्राइज विजिट किए। Wow. मैं 14-15 स्टेशन में गया हूँ, और मैं एक ऐसा पुलिस स्टेशन था होशियारपुर के पास कि जहाँ मैं रात को 8 बजे जाता हूँ तो मुंशी जी बैठे थे। मैंने कहा जी SHO साहब कहाँ हैं? कहने लगे जी वो तो सुबह से गए हुए हैं कहीं। मैंने सुबह से गए हुए हैं? आप दिखाइए रोज नामचे में रवानगी है। तो थी नहीं वहाँ पे। बाकी जो जितने ऑफिसर थे वहाँ सब बिना वर्दी के घूम रहे थे। तो मैंने कहा जी ये तो मैं इस पर कॉग्निजेंस ले रहा हूँ मैं।
Right. कि 12 घंटे से आपके एसएचओ साहब गायब हैं। और हमने सुबह नोटिस भेज दिया हमने उसको, और बकायदा डीजीपी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिख के भेज दिया कि अगर ऐसे चलेगा काम तो फिर लोग अपनी शिकायत लेके कहाँ जाएंगे जी। Correct. और फिर मैं क्या देखता हूँ जेलों में जाके, सॉरी थानों में, कि महिलाओं को रखने के लिए प्रॉपर हवालात अंदर है कि नहीं है। 50% में नहीं है। Oh my God. 50% अब बनेंगी, मैंने सबको कह दिया है। Nice. जहाँ 23 के 23 जिलों में मैंने बोला है कि ये हवालात लेडीज के लिए कंपलसरी है, और उनके वॉशरूम Right. हवालात वालों को। इसके अलावा जो लेडीज वहाँ पे विजिटर जाते हैं उनके लिए भी वॉशरूम होने चाहिए, How nice. पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। Absolutely. तो वो जाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे भी समझ आई कि यार कितनी कमी है, उनको समझ आई कि इन कमियों को दूर कैसे करना है। Yeah. तरीका मैंने बताया उनको। Yeah. तो मेरा कुल मिला के पंजाब में घूमना, यहाँ पे आके रहना, और आगे भी मेरे दिमाग में बहुत प्रोजेक्ट है, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ, Right. बस लगा हुआ हूँ जी। Sir, tell me, there's so many people who comment on the healthcare system of Punjab. What difference do you see between private hospitals and government hospitals in terms of how they're treating their patients? Now, from our conversation, I can see that there's a lack of services in government hospitals. In private hospitals, they're charging people exorbitant amounts. What's the difference between these two that you've seen? देखिए, पूरी सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, वहाँ इसलिए पॉसिबल नहीं होती हैं। उतने ही रूम, उतने ही टेक्नीशियन, उतने ही डॉक्टर, उनको सब चाहिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो थोड़े से भी बड़े केस होते हैं, जहाँ ज़्यादा क्रिटिकल है, वो तुरंत उसको रेफर कर देते हैं अपने बड़े हॉस्पिटल में। कोई पीजीआई भेज देते हैं, कोई कहीं भेज देते हैं। लेकिन अब सबके लिए जगह वहाँ भी नहीं है। तो उस समय, फिर भयानक समय में लोगों को लगता है यार चलो प्राइवेट में चले जाएं। Right. लेकिन प्राइवेट में तो सच बोलूं मैं, जिन हॉस्पिटलों को सरकार ने जमीन भी दे रखी है, कायदे से वो पीपीपी बेस पे हैं, Correct. कायदे से उनको 25% बेड फ्री देने चाहिए, ओपीडी फ्री देनी चाहिए, उनको ऑपरेशन 25% फ्री देने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा हो नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। उनके ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। आम व्यक्ति, उसका घर बिक जाता है जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। मैं सारों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं Most of them. जो मतलब हदें पार कर गए हैं, हदें पार कर चुके हैं। यानी वहाँ जाने का मतलब है कि एक अच्छे वाले आदमी को भी वेंटिलेटर पे लगाया जा सकता है सिर्फ। अच्छा, मैं उसके ऊपर एक बात मेरे को याद आ गई। एक मेरे डॉक्टर साहब हैं, जानकार हैं दिल्ली में, तो मुझे मिठाई का डब्बा लेके आया कि मेरी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लग गई है, 24 लाख का पैकेज है मेरा। Okay. पर मंथ। Okay. पर मंथ। Okay. 24 लाख रुपए। Right. कह रहे नहीं, भी साथ में कंडीशन भी है। मैंने कहा वो क्या? कि मुझे 80 लाख के केस हर महीने देने भी हैं उनको। अब केस देने का मतलब आप समझ जाइए कि जो नहीं भी होना वो भी होगा। समझ नहीं पाता। Right. आपके अच्छे वाले घुटने हैं, बदल दो, बदल दो। अच्छा वाला बंदा डाल दो वेंटिलेटर पे। आपको पता है इस समय जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल हैं ये, मिनिमम 1 लाख रुपीज पर डे, मिनिमम कह रहा हूँ मैं आपको। And it's obviously more than that. भाई अगर सपोज मैं छोटा एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक कोई बड़ा हॉस्पिटल है और 500 बेड का है। अगर आप उसको 1 लाख से गुना करते हैं तो 5 करोड़ बनते हैं एक दिन। Yeah. एक दिन के बनते हैं। Yeah. इतनी बड़ी कमाई है उनकी। Right. सोच लीजिए आप कि उसके बावजूद भी अगर वो गरीबों का ख्याल नहीं रखेंगे Right. तो इनको कहीं ना कहीं तो लगाम देनी पड़ेगी इनको, Correct. नहीं तो फिर जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। Yeah. और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े हॉस्पिटल होते हुए भी अगर कोई ये कह दे कि मैंने कोविड में किसी को बचाया है, अरे जब आपने बचाया ही नहीं, Yeah. आपके पास इलाज ही नहीं था, तो पैसे किस बात के? लोगों के घर बिक गए, दुकानें बिक गई, गाड़ियां बिक गई भाई, फिर पैसे किस बात के? आप एश्योरेंस दीजिए ना कि आप बचाएंगे, तो लीजिए 40 लाख 50 लाख। Right. अब मैक्सिमम केस जो हमारे ह्यूमन राइट कमीशन में आ रहे हैं कि हम फलां हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने कहा जी आपका हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, 14 लाख का खर्चा है। किडनी भी घर वालों ने दे दी। अब बिल कितने का बन गया जी? 30 लाख रुपए का। क्यों भाई? आपने एक फ्लाइट की टिकट ली, बॉम्बे जाना है, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, उसकी कीमत आ गई 9,700 रुपये। 1 महीना पहले बुक करा दी, चलो 9,700 में आ गई।
ये कैसे हो सकता है कि कहीं जी नहीं जी अब टिकट 40,000 की होगी है जी, Yeah. आपको तो 9,000 में देनी पड़ेगी उनको, 9,700 में। जब आप हॉस्पिटल में गए तो आपने पैकेज दे दिया एक, उस पैकेज में सब लगा हुआ है, कमरा भी, डॉक्टर का विजिट भी, दवाइयाँ भी, ये भी वो भी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने बिल देखा वो, मैंने कहा देखो तो सही यार ये 47 लाख बना कैसे। Right. तो मैंने उसमें एक वर्ड पढ़ा, मैंने उनको साथ बिठा लिया जिनके पेशेंट थे। Okay. मैं कहा बेटा ये जी क्या लिखा है, हॉट वाटर 400 रुपये। कहते अंकल कुछ नहीं, मेरे पापा कह रहे थे पानी गर्म पीना है, तो मैंने पानी भी अपना दिया, गर्म कर दो, गर्म करने के 400 रुपये लगा दिया उन्होंने पानी। बोले यार को हदें पार कर दी उन्होंने। एक सैनिटाइजर 50 रुपये का, 100 रुपये का, 999, 1,000 रुपये का एक सैनिटाइजर, और एक पेशेंट को 30 बोतलें लगा दी अपने से। यार बोलो कमाल ही है जी इनके तो। इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंकुश आना चाहिए, और राष्ट्रीय लेवल पे आना चाहिए। Correct. और छोटे मोटे लेवल का काम नहीं है, तो पार्लियामेंट में जाएगा मैसेज। Correct. और लेकिन आम जनता आज बहुत परेशान है। जहाँ जिस हॉस्पिटल को पता लग गया कि आपके पास किसी इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड है, Yes. बस फिर तो खैर नहीं है आपकी। फिर तो जितने कार्ड की लिमिट है आपकी, Correct. उसको तो पार करना ही करना है। Mr. Shanti, what also saddens me a lot is that Punjab has made a reputation for itself all over India because of the drug problem in Punjab. What is the Human Rights Commission of Punjab doing to de-escalate the drug problem in the state? मुझे लगता है पंजाब का ना कहीं दुर्भाग्य रहा। पंजाब ने बहुत बुरे समय देखे हैं। कोई एक दौर ऐसा भी आया था कि पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ पे टेररिज्म क्रिएट कर दिया था। उसमें कुछ देश छोड़ गए बच्चे, कुछ मार दिए गए। फिर एक दौर और आया कि बच्चों ने कहा जी हमने तो नौकरी बाहर करनी है, माँ बाप को जबरदस्ती कहा हमारी ज़मीन बेच दो। मेरे पास आज भी ह्यूमन राइट कमीशन में 2 केस रोज ऐसे आते हैं कि हम अपनी ज़मीन बेच के 35 से 40 लाख रुपए एजेंट को दे दिया है, ना इमिग्रेशन मिला, ना हमारा आज तक वीज़ा लगा। नकली वीज़ा पकड़ा देते हैं, नकली इमिग्रेशन पकड़ा देते हैं, या दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, या डंकी वीज़े से भेज देते हैं। वहाँ जाके धक्के खा रहे हैं कुत्तों की तरह। वहाँ पे बेचारे पेट्रोल पंप पे सर्विस कर रहे हैं, वॉशरूम साफ कर रहे हैं। एक जिसे कहते हैं खानदानी बच्चा, एक जिम्मेदार बच्चा, और वहाँ जाके क्या हालात में जी रहे हैं वो लोग। ये भी दौर आ गया फिर इसमें। एक दौर हो रहा है यहाँ पे, वो धर्मांतरण का था। Okay. अब जो दौर आ रहा है यहाँ पे, शायद हमारी जो खुशी है, हमारे समृद्धि जो है पंजाब की, क्योंकि पंजाब का हुस्न, पंजाब की जवानी, पंजाब के गबरू, ये चीज़ें मशहूर है। पंजाब की खेती, फसल, खुशहाली, शायद इसीलिए बड़ी बड़ी एजेंसियां ISI जैसी, उन्होंने नशे का प्रचलन शुरू कर दिया। ड्रोन से इधर ड्रग्स फेंक देनी, कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स में लगा देना। अब पिछले 1 साल से थोड़ा काफ़ी अंकुश लगा है। पकड़ा जा रहा है उनको बेचने वालों को, जहाँ स्टोर करते हैं उनको। मैं बल्कि जेलों में गया था, वहाँ जेलों में अलग अलग बैरक, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो सिर्फ नशे बेचते हुए पकड़े गए, और महिलाएं बहुत हैं उसमें। मैं गया था बठिंडा जेल में, 500 के करीब महिलाएं थी वहाँ, जिसमें से 300 से ज़्यादा तो इसी एक्ट में बंद है कि जो नशा बेचती हैं। मैंने कहा, पूछा जेलर साहब कि ये जैसे आज आप इनको छोड़ दें, कहते नहीं जी फिर आ जाएंगे 15 दिन बाद। इनको एक बिजनेस है कि ये बेचती नहीं है, ये ट्रांजैक्शन करती हैं। मतलब जैसे कुछ ड्रग्स वाला है, वो कहेगा बहन जी ये पुड़िया अमृतसर पहुँचा दो, उसको 1,000 रुपये दे देते हैं। अब 1,000 रुपये बिना किसी बात के मिल रहे हैं जिसको, वो चले जाएंगे। उन बेचारों को रोजगार की जरूरत है। लेकिन अब हम जिस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, हमने भी अपना पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से सोच लिया है, और अनाउंस करने वाले हैं हम 4 तारीख को कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बल्क में ड्रग्स बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, स्टोर कर रहा है,
आप हमें उसकी रेकी करके बताइए। कोई भी उसके अंदर अधिकारी मिला हुआ होगा, वो चाहे कितने बड़े स्तर का हो, हम उसको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हम सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे और उस अधिकारी के ऊपर FIR होगी तुरंत प्रभाव से। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पंजाब का नौजवान बच्चा बच्चियां, उनके ऊपर जो ये असर है इसी प्रकार बना रहे। इसको रोकना, यहाँ रोकना पड़ेगा हर हालत में। इसलिए आपको देखने में आएगा कि अप्रैल से हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलेंगे पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, और इसके अंदर हम वॉलंटियर्स को जोड़ने जा रहे हैं। जो हमारे अब जो ग्रुप बना है, कोर ग्रुप, उनको हम इसी काम में लगाएंगे। कहीं भी नशा कोई बेचने वाला हो, सप्लाई करने वाला हो, कोई अपनी गाड़ी में उसको ट्रांजैक्शन कर रहा हो, और कितना भी बड़ा प्रशासनिक ऑफिसर उसको सपोर्ट करता हो, उसको भी नहीं बख्शेंगे हम किसी तरीके से। हमारा ये नैतिक ह्यूमन राइट कमीशन का एक अधिकार है इस चीज़ को रोकना, कि कोई भी शिकायत आती है तो हम उसके ऊपर कॉग्निजेंस लें। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसी साल के अंदर अंदर काफ़ी पकड़ बना लेंगे। Sir, why is brain drain still such a big issue in Punjab, and why do Punjabi people think of going abroad as a means to a better life? And do you think it has decreased, or is it still as big as it used to be? And most of the times it's we also hear about many of these immigration facilities who are handing out fake visas and stuff like that. How do we curb this? How do we control this? पहली बात तो यह है कि देखो, हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री उतनी नहीं है जितनी और स्टेट्स में है। खेती एक हमारा आधार है। अगर मैं ये 4 बड़ी सिटी को छोड़ दूं, अमृतसर से चल के लुधियाना, जलंधर वगैरह, GT रोड वाली जो है, तो बाकी जगह तो फसल ही है ना जी, खेती है ना जी। राइट। आज बच्चों को आगे बढ़ने के स्कोप है, तो उनको वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो जॉब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टअप से काम नहीं कर सकते, लेकिन एक क्रेज बढ़ता जा रहा है ये वाला। और इसके अलावा एक चीज और बताऊं मैं आपको, शादी में नौकरी को भी अब थोड़ा सा लेके चलो, वो तो पैसे की बात। लोगों ने अपनी बच्चियों की शादियां जो फॉरेन कंट्री में की हैं, उसमें कितने बड़े धोखे हो रहे हैं। मैं तो देख के हैरान हूं कि वहां से लड़के आते हैं और यहाँ शादी करते हैं 1-2 महीने रख के, और लड़की को यहीं छोड़ के चले जाते हैं, उसका वीजा भी नहीं लगवाते। मैं तो बड़ा हैरान हुआ देख के, यार कितने केस आ गए हमारे पास। देखते देखते 4 महीने में मेरे पास लगभग 40 केस आ चुके हैं। तो इन चीजों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर, जिसे कहते हैं, वैसे तो NRI एक अलग पुलिस बनी हुई है, सब कुछ बनी हुई है, और जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं एजेंसी खोल के, मुझे लगता है इन चीज़ों की प्रॉपर गहराई से तहकीकात होनी चाहिए कि जिसने भी एजेंसी खोली है उनका रैंडम मतलब कहीं ना कहीं छापा मारना चाहिए जाके, या मंथली एक जाके सर्वे होना चाहिए। बड़े स्तर के ऑफिसर जाएं कि भाई आपने जो कितने बच्चे भेजे थे इस साल, इन बच्चों के वीज़ा लगे भी कि नहीं लगे, किस किस कंट्री में गए बच्चा, और जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ रहा है तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जिन्होंने उन बच्चों की जिसे कहते हैं नेक कमाई, परिवार की हिम्मत की और मेहनत की, शिद्दत की जो रोटी थी उनकी, उसको छीन के उन्होंने 40-40 लाख रुपया बेरोजगार कर दिया। कईयों ने सुसाइड कर लिया इस चक्कर में। तो इनको बख्शना नहीं चाहिए, और मैं तो बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। जहाँ जहाँ हमारे पास केस आएंगे, और जो जिनके यहाँ से पैसा चला गया और उसके बाद वो एजेंसी बंद करके भाग गया, और वो जब कंप्लेंट कराने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन वाले कई जगह कंप्लेंट नहीं लिखते। हम ऐसे पुलिस वाले को भी नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ भी FIR कराएंगे कि आप इसका मतलब मिले हुए, आपको जब पता है एक बंदा करप्शन कर रहा है, उसने इस व्यक्ति से 40 लाख लिया, 30 लाख लिया, जो भी लिया, और वो एजेंसी बंद करके भाग रहा है, ढूंढिए आप उसको जहां से मर्जी। उसका परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा उसको। हम इसको बहुत, जिसे कहते हैं कि सख्ती से लेने जा रहे हैं इस बात को भी, इमिग्रेशन वाले में भी, और जो शादियां करके भाग रहे हैं लोग यहाँ से। राइट, यस, ये वहां से। और भाई मैं तो एक बात सीधी सी जानता हूँ, ऐसा कर दो ना कि कभी जिंदगी में हिंदुस्तान में घुस ही ना सके। एम्बेसी में लिखो ना आप सीधा कि बंदा चीटिंग करके गया है, जैसे कभी ये हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में उतरे, अरेस्ट कर लो इसको, और इसके वीजा बैन लगा दो इसके। उसके कोई ना मम्मी पापा कोई तो होंगे उसके लड़के के यहाँ पे जो शादी करके गया है, उनको क्यों नहीं हम घेर सकते, उनके द्वारा लड़के को क्यों नहीं बुला सकते। अगर थोड़ा सा प्रोसेस से चले तो मुझे लगता है कि आने वाला समय, अगर हम ढंग से चले, तो हम इसमें कामयाबी पालेंगे। After everything that you've seen,
and you've seen a lot. Has your faith in humanity increased or decreased? देखिए, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। और मेरे जीवन का 30 साल का एक्सपीरियंस है कि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और इंसानियत और चैरिटी हमारे घर से शुरू होती है। और मेरा घर पंजाब है। मैं पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए अपने इस कार्यकाल में ऐसे काम करना चाहूँगा जिसको लोग 30 साल तक याद रखें। ये मेरे दिल की तमन्ना है। बाकी जो वाहिगुरु करेगा, जो ईश्वर करेगा, जो मेरे को जनता सहयोग देगी, लेकिन मेरे यहाँ जो भी आएगा कभी खाली वापस नहीं जाएगा। मैं हर रोज कुछ सीखता हूँ उनसे। हर रोज मुझे कुछ देखने को मिलता है कि कैसे कैसे लोग चीटिंग करते हैं यार, कैसे कैसे लोग पैसे की खातिर, मतलब कोई अपने माँ बाप को यहाँ बंद करके जा रहा है कमरे में, कोई उनकी ज़मीन पे कब्जे कर रहा है। और मैक्सिमम जो हमारे पास झगड़े आ रहे हैं पंजाब के, वो घरेलू झगड़े हैं, ज़मीनों के घरेलू। भाई की भाई ने ज़मीन घेर ली, भाई ने पिताजी की घेर ली, ताया जी ने घेर ली। तो मैं कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो जितना जानता हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है काम करने की, जो हमारे संविधान में आता होगा संवैधानिक तरीके से, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ कमीशन में। हमारे साथ हमारे चेयरमैन सर हैं, एक मेंबर सर और हैं, 3 लोग हैं हम। तो हमारे सिंगल बेंच होता है, फिर डबल बेंच होता है, फिर फुल बेंच होता है। तो हम सब मिल के काम करते हैं और कॉग्निजेंस लेते हैं और उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। Sir, what you and your family have done for India, especially during the times of COVID, even today, it's phenomenal. And I just want to urge all our viewers to also see the American documentary by the name of Angel for the Dead that has been made for Mr. Shanti. Mr. Shanti, thank you so much for taking out the time and coming today. It truly means a lot to us. Thank you. थैंक यू भाई। Thank you. और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं बताऊंगा जरूर डॉक्यूमेंट्री के बारे में कि मेरा एक छोटा सा आर्टिकल छपा था 2 पेज का आउटलुक मैगजीन में। उसको पढ़ के कार्तिक सुब्रमण्यम, एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर थे यूएसए में, मुझे फ़ोन करते हैं कि शंटी जी आपकी स्टोरी टचिंग है, मैं इसको लेके कुछ बनाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा यार ऐसी कुछ छोटी मोटी बनाएंगे। तो वो 1 महीने के लिए पूरी टीम लेके बॉम्बे से, बकायदा 3-4 बीटा कैमरे ये वो आ गए और पूरा 1 महीना दिल्ली में रहे। ग्रेवयार्ड, शमशान घाट, हॉस्पिटल, सो मैनी। फिर हरिद्वार गए मेरे साथ, फिर बनारस गए वो शूट करके। और उन्होंने फिल्म का नाम रखा एंजल फॉर द डेड। शॉर्ट मूवी 23 मिनट की थी। चले गए वो। और 2007 के मिड में मुझे फ़ोन आता है कि शंटी जी बधाई हो, हमारी मूवी को जॉर्जिया में जॉय फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड मेडल मिल गया। Okay. तो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज की बात थी। और मैं उसका सारा श्रेय, उसका भी और पद्मश्री का भी, क्योंकि मुझे जो भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है वो मुझे नहीं मिला है, वो मेरे परिवार को मिला है। मेरे परिवार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरी मिसेस का, मेरे बच्चों का, मेरे ड्राइवरों का, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों का। उनकी वजह से मैं आज इस स्थान पे बैठा हूँ कि एक गरीब परिवार का बच्चा और पद्मश्री तक पहुँच जाए, मैं सोच भी नहीं सकता था। और आज पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन में बैठा हूँ। तो इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। तो वो जो श्लोका फिल्म वाले आए थे एंजल फॉर द डेड, उसमें भी मेरा परिवार का बहुत बड़ा सहयोग था, मेरी माँ का भी सहयोग था बहुत। अब कभी मूवी देखेंगे तो उसमें मेरी मम्मी ने 3 बातें बोली थी उसी मूवी में, उनकी बाइट है कि शंटी बेटा अब तूने एक काम शुरू किया तो बंद मत करियो कभी भी, और कभी किसी को ना मत करियो, और कभी अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा, ऊपर वाला करा रहा है तेरे से। तो मैं उसी को दिल में रह के चलता हूँ। तो मैं एक बार सभी आपके दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपकी इस वीडियो को देखें भी, सब्सक्राइब भी करें, और अपने आप को भी हम एक बात करके चले कि अपने लिए कि जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। बड़ा मजा आता है जी किसी का कुछ काम करते हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much. Thank you.